हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कादरी सहर और आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या था इस चैप्टर में? तो हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, करंट के बारे में पढ़ा था, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें इन सब ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनके यूनिट्स के बारे में, तो ये जो चार्ज है इसका यूनिट है कूलम, करंट का यूनिट है एम्पियर, ये है वोल्टेज, वोल्टेज का यूनिट हम लिखते हैं सिंपली वोल्ट, रेजिस्टेंस का हम लिखते हैं ओहम और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ओहम मीटर। तो ये जो टर्म्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस इलेक्ट्रिसिटी में। तो अब आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ा क्या था? तो हमारी जो लास्ट टर्म थी वो थी रेजिस्टेंस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं और जिसका यूनिट हमारे पास ओहम होता है। तो हमारी जो बेसिक फार्मूला थी इसकी, रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए, जहाँ पर एल और ए जो है ये डायमेंशंस होते हैं मटेरियल के, और जो हमारे पास रो होता है ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। दैट मीन्स अगर हमारे पास दो मटेरियल्स हैं, सपोज हमारे पास कॉपर के दो वायरस हैं, तो उनका रो जो होगा दोनों का सेम ही होगा क्योंकि मटेरियल सेम ही है। अब हम इस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमारे पास है, दो वायर्स गिवन है हमारे पास, दोनों सिल्वर के वायर्स हैं। एक की लेंथ एल है और दूसरे की लेंथ भी एल है, एरिया भी सेम है दोनों का। अगर हम फार्मूला पे जाएँ तो रेजिस्टेंस हमारे पास थी और रो एल बाई ए। अगर हम देखें, एक तो दोनों मटेरियल सेम सिल्वर हैं तो रो सेम होगा, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, दैट मीन्स R1 जो होगा वो R2 के बराबर आएगा। दैट मीन्स अगर हमारे पास दो वायर्स हैं जिनके डायमेंशन सेम है और जिनका मटेरियल भी सेम है, उनकी रेजिस्टेंस दोनों की सेम ही आएगी। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट लिख सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, दैट टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैविंग सेम dimensions have same resistance। उसके बाद आगे चलते हैं और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यहाँ पे भी हमें सिंपली दो वायर्स गिवन है, एक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है, दूसरे का क्रॉस सेक्शन एरिया A/2 है, लेकिन उसकी लेंथ जो है डबल हुई है 12। और यहाँ पे हमारे पास दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी गिवन है। तो हम दोनों पे जो है फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्टली R1 हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा रो L1 बाई A1। तो रो वन हमारे पास वहीं से गिवन है क्वेश्चन में 2 रो, लेंथ हमारे पास L है और एरिया जो है वो A है। दैट मीन्स हमारे पास रो वन R1 जो आएगा 2 रो L बाई A। अगर हम सेकंड वायर पे जो है रेजिस्टेंस की फॉर्मूला लगाएं, R2 जो हमारे पास आएगा वो आएगा रो टू इंटू लेंथ हमारे पास 2L है और एरिया इसका A/2 है। और रो टू का जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स रो है इंटू 2, और ये नीचे का जो 2 है वो ऊपर आएगा A। दैट मीन्स हमारे पास ये क्या है, 12 रो L बाई A है। अब हमें क्या है, रिलेशन ढूंढनी है R1 और R2 के बीच में। अगर हम देखें यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं सिंपली 6 इंटू 2 टाइम्स रो L बाई A। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं R2 इज 6 टाइम्स R1। ये हमारे पास इनके बीच में रिलेशन आ गई। अब हम जनरली कहते हैं, हम कहते हैं मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ कहते हैं मटेरियल। हमने अभी तक किसी स्पेसिफिक मटेरियल की बात नहीं, हमने सिंपली बोला मटेरियल है हमारे पास, उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास रो है, रेजिस्टिविटी रो है। लेकिन अभी मटेरियल्स भी जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमारे पास जनरली दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं, एक तो होते हैं कंडक्टर्स और दूसरे इंसुलेटर। कंडक्टर में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं जनरली, एक हम कहते हैं मेटल्स और एलॉयज। और इंसुलेटर में सिंपली हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आएंगी, जैसे हमारे पास क्लासिकल एग्जांपल जो है इंसुलेटर की वो रबर है, ड्राई पेपर, ये सारी एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? सबसे पहले कंडक्टर जो होते हैं एक करंट को एलो करते हैं पास होना। अगर कंडक्टर्स करंट को एलो करते होंगे दैट मीन्स इनमें रेजिस्टेंस जो होगी वो कम होती होगी, दैट मीन इनकी रेजिस्टिविटी भी जो है वो कम होती होगी। अगर हम ऑर्डर देखें रेजिस्टिविटी का, तो मेटल्स के लिए और एलॉयज़ के लिए क्या होती है? मेटल्स के लिए ये 10 रेज़ पावर -8 होती है अराउंड, और
एलॉयज़ के लिए 10⁻⁻6 तक की होती है। अगर हम पेपर की बात करें, रबर की बात करें, इंसुलेटर्स की बात करें, तो ये जो है करंट को एलो ही नहीं करते। दैट मीन इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगी, इनकी रेजिस्टिविटी भी हाई होगी। इनका जो ऑर्डर होता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का, वो है 10⁻18, 10⁻12 से लेके 10⁻18 तक इनका ऑर्डर होता है। अब हम जो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए हैविंग रेजिस्टेंस आर। सबसे पहले हमारे पास एक वायर गिवन है जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसकी रेजिस्टेंस आर है। अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है? द वायर इज स्ट्रेच्ड टू 4L, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए। किया क्या हमने, ये जो पहले हमारे पास वायर थी इसकी लेंथ एल थी, तो हमने 4L तक जो है स्ट्रेच कर दिया। जब हम किसी वायर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, तो आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, अगर इसका सबसे पहले क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। दैट मीन्स हमें सबसे पहले इसका जो हमारे पास वायर अब है 4L लेंथ की, एरिया भी ढूंढना पड़ेगा। तो क्या आप मुझे बोल सकते हैं इन दो वायर्स में है क्या चीज़ जो है कांस्टेंट रह रही है? अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहेगी। दैट मीन्स वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। अब वॉल्यूम हमारे पास होती है एरिया इंटू लेंथ, दैट मीन्स एरिया इंटू लेंथ जो है इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। तो हम लिख सकते हैं पहला एरिया इंटू जो पहली लेंथ है वो होगी A2 इंटू L2। अब सबसे पहले हमारे पास एरिया था क्या? एरिया ए था, लेंथ थी L। दूसरा एरिया हमें निकालना है, दैट इज A2, और लेंथ हमारे पास 4L है। L से L होगा यहाँ पे खत्म, तो हमारे पास A2 इज A/4। यहाँ पे हमारे पास A2 A/4 आ गई। अब हमारे पास क्या चीज़ है? एक तो एरिया A1 है वो A के बराबर है, लेंथ L1 जो है L के बराबर है। दूसरी कंडीशन ये है कि A2 एरिया जो है वो A/4 है, और हमारे पास जो L1 L2 लेंथ है वो L/4 है, 4L है। तो हम यहाँ पे क्या है फॉर्मूला का R2 लिख सकते हैं हम, रेजिस्टेंस इंटू 4L डिवाइड बाई A/4, दैट इज 16 टाइम्स रो L बाई A, जो कि होगा 16 टाइम्स R1। तो ये रिलेशन हमारे पास। आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है? तो उसके लिए सबसे पहले हमें डिफरेंट एलिमेंट्स पढ़ने होंगे जो इलेक्ट्रिक सर्किट में होते हैं। लाइक अभी आपने देखा रेजिस्टेंस होती है, बैटरी होती है, तो क्या क्या एग्जैक्टली कौन कौन सा एलिमेंट हमारे पास होता है? सबसे पहले हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सेल होती है। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल जो होता है सिंपली हम ऐसे बनाते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। इसका अरेंजमेंट जो हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, एनी अरेंजमेंट होता है इसका सर्किट में। अब बैटरी जो होती है कॉम्बिनेशन होती है सेल की। दैट मीन्स अगर बहुत सारे सेल हम जोड़ दें साथ में ऐसे, इसको हम बैटरी कह सकते हैं। इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रिक सेल का कॉम्बिनेशन जब हम लेते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल का, तो हमारे पास एक बैटरी बन जाती है। उसके बाद हमारे पास है प्लग और स्विच जो कि ओपन होगा। दैट मीन्स अभी क्या है, ये ओपन होगा तो उसकी सिंबल हमारे पास ये होती है। बैटरी की भी अरेंजमेंट जो होती है कुछ भी हो सकती है, और स्विच की भी अरेंजमेंट कुछ भी हो सकती है। आगे चलते हैं। जो हमारे पास फोर्थ एलिमेंट है वो है यही प्लग और स्विच, लेकिन अब ये क्लोज्ड है, तो इसका सिंबल सिंपली ऐसे होता है। अरेंजमेंट ये भी कुछ भी हो सकता है। के बाद वायर का जॉइंट, सपोज हमारे पास एक वायर यहाँ से आ रही है और यहाँ से इसके परपेंडिकुलर एक और वायर आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पे जंक्शन बन रहा है, तो वायर जॉइंट हम ऐसे बनाते हैं। ये भी कहीं पे भी हो सकता है सेम। अब यहाँ पे अगर दो वायर्स हैं, एक वायर है और दूसरी वायर यहाँ से आ रही है, इसके ऊपर से जा रही है, तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं। दैट मीन्स वायर्स क्रॉसिंग विदाउट, का सिंबल जो है ऐसे है। बल्ब का सिंबल हम ऐसे बनाते हैं, सिंपली जैसे बल्ब होता है हमारे, इसका अरेंजमेंट भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस का सिंबल तो हमने पहले ही देखा है। इसके ऊपर हमारे पास क्या है, आर लिखा होगा, जिसका वैल्यू कुछ दिया होगा, सपोज 8 ओम। इसका अरेंजमेंट भी कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होती है सिंपली पहले हम रेजिस्टेंस बनाएंगे, उसके ऊपर ऐसे हम जो है एक एरो की तरह बनाएंगे, ये सिंबल होता है। और इसका सिंबल एक और होता है ऐसे रेजिस्टेंस, और बीट में से ऐसे एरो। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास, एक है एमीमीटर, एक है वोल्टीमीटर। सिंपली दोनों में सर्कल ही बनाना है। एमीमीटर के केस में बीच में ए लिखना है, और वोल्टीमीटर के केस में बी लिखना है, और यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल, ये दोनों में। इनके अरेंजमेंट के बारे में जो है
अलग से देखेंगे कैसे करते हैं हम। सपोज मैं आपको बोलूँ हमारे पास क्या है, ये है एक रेजिस्टेंस और इसके साइड में हमने यहाँ पे एमीटर लगा दिया। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस और वोल्टमीटर हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो एमीटर होता है दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस इन सीरीज, उसके एंड टू एंड कनेक्शन होता है रेजिस्टेंस के। वैसे जो वोल्टमीटर होता है वो हम पैरेलल में लगता है। इसका रीज़न क्या है वो आपको आगे पता चलेगा जब हम रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल जो है वो देखेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं एक और टॉपिक पे। सबसे पहले हम इससे जो पहले हम देख लेंगे कुछ अरेंजमेंट कैसा होता है सर्किट्स में। सपोज हमारे पास एक रेजिस्टेंस है आर, हमने अभी बोला इसके सीरीज कनेक्शन में हम रहेंगे जिसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा, और एक हमारे पास सर्किट में होती है बैटरी, जिसको अभी सिंपली मैं ऐसे बनाऊंगा, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इसका ये, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है आर। ये हमारे पास एक सर्किट होगा। अगर हमें वोल्ट मीटर रखना होगा तो हम कैसे रखेंगे, ये रेजिस्टेंस आर है, ये पैरेलल में हम वोल्ट मीटर रखेंगे सिंपली, और यहाँ पे एक बैटरी होगी हमारे पास 20 वोल्ट की। तो ये सिंपली ईजी है, याद के रखना है आपको। मीटर जो है हमेशा हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में और वोल्ट मीटर करते हैं हम पैरेलल में। अब आपकी क्लास 10th का सबसे, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जिसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। अबे ओम्स लॉ कहता क्या है, सबसे पहले कि ओम्स लॉ जो है एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज सिमन ओम, उन्होंने दिया था। अब ये कहता क्या है, तो आपको मैं कुछ रिवाइज करूँ करवाऊँ। हमने क्या बोला था, जब भी हमारे पास कोई वायर होती है, कोई कंडक्टर होता है, कोई मटेरियल होता है, तो उसके अंदर से करंट चलता है, करंट होता है जब हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस होती है वी ए बी। तो दो पॉइंट्स के बीच में करंट तभी जाएगा, तभी चलेगा जब हमारे पास एक प्रेशर डिफरेंस हो, एक पोटेंशियल डिफरेंस हो। ओम्स लॉ जो है जनरल इसी की बात करते हैं असल में। ये बोलता क्या है, ये बोलता है जो करंट फ्लो करता है बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, प्रोवाइडेड हमारे पास फिजिकल कंडीशन जो होगी वो सेम रहेंगी। तो हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे। स्टेटमेंट क्या है, हम लिखेंगे प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, द पोटेंशियल डिफरेंस across ends of a metallic wire is directly proportional to current flowing। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये बोलता क्या है असल में। हमने ये बात तो की थी पहले ही, करंट फ्लो करता है जब हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी ए बी। अब ओम्स लॉ कहता क्या है, ये कहता है कि जो करंट फ्लो होता है बिटवीन एनी टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर और किसी मेटलिक वायर में जो है, हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है इसी करंट के। दैट मीन्स करंट बढ़ेगा तो भी बढ़ेगी। अब यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लाते हैं जिसको हम कहते हैं V इक्वल टू आई आर। ये हमारे पास असली जो है इक्वेशन है ओम्स लॉ की। यहाँ पे वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, और यहाँ पे बीच में आता है एक आर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जो हमने पहले ही डिस्कस किया। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, V इक्वल टू आई आर। हम लिख सकते हैं R इक्वल टू 3/I, दोनों चीज़ें लिख सकते हैं हम। अगर हमें अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो है यूनिट लेना होगा तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस की क्या है, वोल्ट यूनिट है, करंट क्या है एम्पियर, दैट मीन्स वोल्ट पर एम्पियर जो है रेजिस्टेंस का एक दूसरा यूनिट आएगा। पहले तो हमारे पास एक ओहम भी था और अब आ गया ये दूसरा इसका यूनिट आ गया। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आए डिफाइन 1 ओहम रेजिस्टेंस, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं।
तो सिंपली रेजिस्टेंस इज V/I, तो हमें सारी चीज़ें जो है एक रखनी पड़ेंगी, दैट इज़ 1 ओम इज़ 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। तो हम लिख सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। सिंपली हम कह सकते हैं। अब हमारे पास जो ओम का था वो था V इक्वल टू IR। यहाँ पे अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें वोल्टेज और करंट के बीच में, एक बार अगर फॉर्मूला की तरफ देखेंगे तो अगर हम करंट को इंक्रीज करें वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा। सपोज करंट हमारे पास 1 यूनिट है तो वोल्टेज भी 1 यूनिट के फैक्टर से इंक्रीज करेगा। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सेम इसमें भी यहाँ 2 है, 3 है। तो अगर हमारे पास करंट 1 एम्पियर मतलब इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज भी 1 वोल्ट से इंक्रीज करेगा। हमारे पास ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है जो कि ऑरिजिन से पास होगा। दैट मीन्स जो हमारे पास ओहम्स लॉ है उसकी जो इक्वेशन है V इक्वल टू IR, उसका ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन जो पास होता है सेंटर से। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन लिखते हैं पहले, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स if resistance is 110 ओम। अभी हमने बोला V इक्वल टू IR, तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है करंट निकालना है। तो करंट इक्वल टू V/R, दैट इज 220 वोल्ट बाई 110 ओम, दैट मीन्स 2 एम्पियर हमारे पास करंट रहा होगा सिंपली। के बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन हम दूसरा लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर is 26 ohm at 20 degree Celsius if diameter is 0.3 meter, what will be the specific resistance? That means रो क्या होगा। अब हमारे पास फार्मूला जो है वो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी हमारे पास है और आर ए बाई एल। अब एरिया क्या होगा किसी वायर का, हमें पता है एरिया जो होता है किसी वायर का, वायर एक सिलेंडर की तरह होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें रेडियस दिया नहीं है, हमें डायमीटर दिया, हमें पता है डायमीटर जो होता है दैट इज 2 टाइम्स रेडियस, दैट मीन्स दिस इज d/2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं d²/4। तो एरिया जो हमारे पास आएगा वो पाई d²/4 आएगा। ठीक, तो रो हम लिखते हैं रेजिस्टेंस एरिया के बदले पाई d²/4। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास है 26, पाई की वैल्यू 3.14 हम लिख सकते हैं, d² हमारे पास आएगा 0.3 स्क्वायर और नीचे हमारे पास आएगा 4। तो ये इसकी वैल्यू आएगी, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स आर मेड। मैं आपको दो ऑप्शन, एक है प्योर मेटल और बी जो हमारे पास है वो है एलॉय। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोस्टर जो होते हैं उनमें हीटिंग हीटिंग इफेक्ट आना चाहिए, हीट होना चाहिए, दैट मीन्स एक करंट को फ्लो, यहाँ पे करंट फ्लो होना चाहिए। अब अगर हम देखें प्योर मेटल की रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत हाई होती है, एलॉय की भी रेजिस्टेंस हाई होती है लेकिन मॉडरेट हाई होती है, दैट मीन्स हम यहाँ पे अलॉय यूज़ करेंगे। कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स में अलॉय हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि अलॉयज जो होते हैं
हाई हीट को जो है ट्रांसफ़र होने देते हैं, इनकी रेजिस्टेंस जो होती है कम होती है। इनकी रेजिस्टेंस जो होती है ज़्यादा होती है, सॉरी ज़्यादा होती है, दैट मीन्स ये करंट को पास होने देंगी और इनमें हीटिंग इफ़ेक्ट भी आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब। अब 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 देखेंगे, अगर हम कुछ सर्किट्स बनाएँ, सपोज़ यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R1, उसके बाद हम ऐसी कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हैं रेजिस्टेंस की, और इस सब अरेंजमेंट को हम क्या है किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। वी वोल्ट की बैटरी है, ये है R2 और ये है R3। सपोज़ ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, R2 R2, ठीक। सपोज़ हम कहते हैं इस ये जो सर्किट है हमारे पास, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स बैटरी से यहाँ पे करंट जो आ रहा है वो दैट इज़ I। तो करंट जाएगा इस डायरेक्शन में, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और इस रेजिस्टेंस में करंट जो है I ही जाएगा। दैट मीन्स R1 में जो करंट होगा वो I ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे मसला है, यहाँ पे जब I आएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 डायरेक्शन है, या तो करंट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। लेकिन करंट जो होगा इसको एक यहाँ पे दोनों जो है दोनों साइड से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें ये R2 दोनों से सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट जो है बराबर हाफ में डिवाइड होगा। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में I/2 जाएगा, इस डायरेक्शन में I/2 जाएगा। अगर यहाँ पे इन दोनों रेजिस्टेंस की जो है ये डिफरेंट वैल्यू होती, तो यहाँ पे एक अलग करंट जाता है कुछ डिफरेंट मैग्नीट्यूड का जाता है। मीन्स यहाँ पे R2 और ये R2 सेम ही है, मीन्स यहाँ पे करंट जो है हाफ डिवाइड होगा। तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहाँ पे हमारे पास करंट जो है डिवाइड हुआ। दैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो सेम नहीं होता, यहाँ पे करंट डिवाइड होता है। दूसरी कंडीशन लेते हैं हम, सपोज़ यहाँ पे ये R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस है R2, अब एक बैटरी है यहाँ पे नीचे, ठीक। अब यहाँ पे करंट I यहाँ से जा रहा है, यहाँ से भी करंट I जा रहा है, यहाँ से भी करंट I ही जाएगा, और यहाँ से भी करंट I ही जाएगा। दैट मीन्स इस अरेंजमेंट में अभी करंट दोनों में सेम ही रहा, करंट इज सेम। तो यहाँ पे हमारे पास एक नया कंसेप्ट आया, जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन सीरीज अरेंज भी हो सकता है, ये पैरेलल भी। सीरीज मतलब क्या, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होंगी एंड टू एंड कनेक्टेड होंगी। ये R1 R2 R3। उस पैरेलल की बात करें तो यहाँ पे जो है कुछ ऐसा अरेंजमेंट, ठीक। अगर यहाँ से करंट I जा रहा है, यहाँ से कुछ अलग करंट I1 जाएगा, यहाँ से भी कुछ अलग करंट I2 जाएगा। यहाँ पे अगर हमारे करंट I आ रहा है, तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट जाएगा। दैट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज जो होते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होते हैं एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। इनमें जो करंट होता है सारे रेजिस्टेंस में सेम रहता है, और पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है डिफरेंट रहेगा सारे रेजिस्टेंस में। वायरस पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट हमारा डिवाइड होगा, लेकिन पोटेंशियल जो होगा सेम रहेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है इनकी डेरिवेशन भी हम करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।